तभी उसे एक लड़की नाचती हुई दिखाई देती है जो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देख अरुण उस पर मोहित हो जाता है। हमारी बच्ची को छोड़ दो मालिक। छोड़ दूं ताकि फिर से ये हमारे खानदान के लड़कों पर डोरे डाल सके? मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, आपकी दुनिया से कहीं दूर। बस आप इसे छोड़ दो मालिक। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी एक अच्छी इज्जत भरी जिंदगी जिए? क्या आप चाहती हैं कि वो फिर से उन कोठियों में पहुंच जाए और लोगों के मनोरंजन का एक खिलौना बन जाए? बोलिए। तेरे परिवार वाले मार देंगे तुम दोनों को। वो कभी इस रिश्ते को नहीं स्वीकार करेंगे। रामपुर गांव में चौधरी परिवार रहता था। चौधरी परिवार का गांव में बहुत ही दबदबा है। अशोक घर के बड़े हैं और गांव के सरपंच भी। अशोक जी के पिता और उनके पुरखों ने भी काफी साल तक गांव की सेवा की और अब बारी है अशोक जी के बेटे अरुण की, जो दिल्ली में रहता है और वो आज गांव वापस आने वाला है। यहाँ आपको एक और बात बताते चले, चौधरी जी के लिए उनकी इज्जत और खानदान का नाम सबसे पहले है। अजी आपने गाड़ी भेज दी स्टेशन पर, मेरा बेटा आ गया होगा, कहीं ऐसा ना हो वो धूप में खड़ा ही रह जाए। अरे भाग्यवान, वो मेरा भी बेटा है, मुझे भी उसकी फिक्र है, इसलिए मैंने दीपक को गाड़ी लेकर भेज कर दिया है। तुम चिंता मत करो, वो कुछ देर में आता ही होगा। तभी अरुण भी वहाँ आ जाता है और सबके पैर छूता है। जीता रहे बेटे, जीता रहे। और बता, सफर कैसा रहा तेरा? अच्छा था पापा, आप बताओ, आप ठीक हो ना? तुझे देख लिया, अब तो ठीक ही ठीक हूँ। आ चल खाना खा लेते हैं। वो सभी मिलकर खाना खाते हैं और उसके बाद अरुण अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। शाम को अरे दीपक चलना, गांव घूम कर आते हैं, बहुत साल हो गए। अरे चलो ना भाई। वो दोनों गांव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। दीपक अरुण को गांव के बारे में बताता जाता है और अरुण सुनता जाता है कि तभी अरुण को किसी के गाने की आवाज आती है, जो कि एक बड़ी हवेली से आ रही होती है। दीपक, ये गाना कौन गा रही है? बहुत ही अच्छी आवाज है उसकी, चलना देख कर आते हैं। अरे भाई पागल हो गए हो क्या? पता भी है वो किन लोगों की हवेली है? मुझे उससे क्या, मुझे तो उस लड़की से मिलना है जो ये गाना गा रही है, जिसकी आवाज इतनी अच्छी है। वो खुद कितनी अच्छी होगी? कितनी भी अच्छी नहीं है, वो बहुत बुरी है। तुझे पता है वहाँ कौन रहता है? वहाँ वैश्याएं रहती हैं, वैश्याएं जो जिस्म बेचती हैं। अरे चलो यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया तो मारे जाएंगे। नहीं नहीं, तू जा, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर अरुण हवेली के अंदर घुस जाता है और उस आवाज का पीछा करने लगता है जो अभी उसने सुनी थी। तभी उसे एक लड़की नाचती हुई दिखाई देती है जो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देख अरुण उस पर मोहित हो जाता है। आवाज तो सुंदर थी ही, देखने में भी किसी अप्सरा से कम नहीं। अरुण चुपके से उसका नाच देखने लगता है और उसी के नाच में खो जाता है। अगले दिन दीपक, तुझे पता है वो लड़की जो गाना गा रही थी, वो बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर कर आ गई हो। अरुण भैया, आप जानते नहीं हो वो औरतें कितनी बेकार होती हैं। हर दूसरे आदमी के साथ रिश्ता होता है ना उनका, और इन्हें हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं मिलती। इसलिए अच्छा होगा कि आप उसके बारे में ना सोचो। ताऊ जी को पता चला तो मार देंगे, हमें टुकड़े टुकड़े करवा देंगे हमारे। नहीं दीपक, मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। अरुण भागता हुआ वहीं चला जाता है। दीपक भी उसके पीछे भागता है, पर आगे जाकर रुक जाता है। उधर वो लड़की नाच रही थी। तभी उसकी पायल उसके पैर से निकल जाती है। अरुण उसे उठा लेता है और नाच गाना खत्म होने के बाद उसके पास जाता है। ये आपकी पायल गिर गई थी। आप कौन और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अरुण है और मैं अशोक चौधरी का बेटा हूँ। दिल्ली से आया हूँ। आपका गाना सुना तो यहाँ आ पहुँचा। वैसे आप बहुत अच्छा नाचती गाती हैं। जी धन्यवाद, पर अभी आपको जाना चाहिए। सरपंच जी के बेटे का यहाँ एक वैश्या के घर में होना शायद आपके परिवार वालों को ना गवारा हो। काजल अरुण को वहाँ से भगा देती है, पर अरुण काजल के ही ख्वाबों में खोया रहता है और अगले दिन फिर उसका पीछा करता है। अब तो अरुण हर रोज काजल का पीछा करने लगा। वो जहाँ जाती वो उसके पीछे पीछे वहाँ चला जाता। काजल को भी ये दिखाई दे रहा था। फिर एक दिन, अरुण जी, मुझे पता है आप मेरा पीछा कर रहे हैं, इसीलिए छुपिए नहीं और सामने आइए। काजल, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए था। पर काजल, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम हाँ कह दो
फिर तुम्हें और मुझे एक होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर हम वैश्याओं की शादी नहीं होती। काजल मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जिस दिन से देखा है उसी दिन से तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आप समझते क्यों नहीं? ये नहीं हो सकता। एक वैश्या और एक सरपंच के बेटे की शादी कभी नहीं हो सकती। काजल ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अरुण के चाचा उसे काजल के साथ देख लेते हैं और उनकी सारी बातें भी सुन लेते हैं। अच्छा, तो ये सब चल रहा है हमारे पीठ के पीछे। भाई साहब को तो बताना ही होगा। रमेश जाकर अशोक को पूरी बात बता देता है और अशोक ये बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। वो वैश्या हमारे बेटे पर डोरे डाल रही है, उसकी इतनी मजाल। रमेश, तू जानता है ना क्या करना है? हाँ भाई साहब, जानता हूँ। रमेश अपने कुछ गुंडों को अपने साथ ले जाता है और काजल के घर में जाकर तोड़-फोड़ शुरू कर देता है और काजल को बालों से पकड़कर घसीटने लगता है। काजल की माँ रमेश के पैरों में पड़ जाती है। छोड़ दो मालिक, छोड़ दो, हमारी बच्ची को छोड़ दो मालिक। छोड़ दूं ताकि फिर से ये हमारे खानदान के लड़कों पर डोरे डाल सके? मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, आपकी दुनिया से कहीं दूर। बस आप इसे छोड़ दो मालिक। ठीक है, लेकर निकल जाए इसे, नहीं तो जान से मार दूंगा और इसके शरीर के इतने टुकड़े कर दूंगा कि ढूंढने वाला थक जाएगा। काजल की माँ बहुत डर जाती है और रात को ही गांव छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर कहीं से अरुण को इस बारे में पता चल जाता है और वो भी भागते हुए बस स्टैंड पर पहुंच जाता है जहां काजल और उसकी माँ खड़ी थी। अरुण माँ से माफी मांगता है। माँ जी, आप भी मेरी माँ की तरह हैं, और क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी एक अच्छी इज्जत भरी जिंदगी जिए? क्या आप चाहती हैं कि वो फिर से उन कोठियों में पहुंच जाए और लोगों के मनोरंजन का एक खिलौना बन जाए? बोलिए। तेरे परिवार वाले मार देंगे तुम दोनों को, वो कभी इस रिश्ते को नहीं स्वीकार करेंगे। मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, मैं और काजल यहाँ से बाहर अपनी जिंदगी बसाएंगे। अरुण और काजल मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और उसके बाद गांव जाकर अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं। अशोक और सुनीता अरुण से बात भी नहीं करते। कह दो अपने लड़के से इसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना ये हमारा लड़का है और ना वैश्या हमारी बहू। मरते मर जाएंगे पर इस वैश्या को कभी अपनी बहू नहीं मानेंगे। ठीक है पिताजी, हम यहाँ से चले जाते हैं, पर काजल चौधरी हमेशा इस घर की बहू रहेगी। ये अधिकार आप भी इससे नहीं छीन सकते। अरुण अपना सामान लेकर गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और दिल्ली में अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। समीर एक वैज्ञानिक था और उससे तरह तरह के रोबोट्स बनाने में महारत हासिल थी। वो 35 वर्ष का हो गया था। बहुत हो गया समीर, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तेरी उम्र के लोग 2-2 बच्चों के बाप बन गए और तू है। अरे माँ, तुम्हारे बेटे को 2-2 राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं, उन्हें ही अपने पोते समझो। अरे रहने दे तेरे अवार्ड्स, क्या उनका अचार डालूं? अरे 2-4 बच्चे आंगन में खेलते और मुझे दादी दादी पुकारते बुढ़ापे में बहू से सेवा करवाती, तो तू अपने काम में लग गया। अरे माँ परेशान मत हो, मैं बहुत ही जल्दी तेरे लिए बहू ढूंढ कर लाने वाला हूँ। सच कह रहा है? अब तो तेरी बातों पर भरोसा भी नहीं होता। देख, तुझे अगर 10 दिन में तूने मेरे सामने मेरी बहू लाकर नहीं खड़ी करी तो फिर मुझे जैसी भी लड़की मिलेगी मैं उससे तेरा ब्याह रचा दूंगी। अरे माँ तू चिंता मत करना, तेरी बहू तैयार हो रही है, 1 हफ्ते में तेरे सामने खड़ी होगी। तैयार हो रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे दया कर, अब ऐसा भी क्या मेकअप और तैयारी जो 1 हफ्ते लगा दे। अरे माँ तू सोचती बहुत है। सुबह सुबह पूजा करने वाली, सेवा करने वाली, बातें करने वाली, खाना बनाने वाली बहू चाहिए ना। बिल्कुल जैसी तुझे चाहिए वैसी ही तो मिलेगी। अपने बेटे पर विश्वास करो। आज बुधवार है, अगले बुधवार तेरी बहू तेरे सामने होगी। चल अब चलता हूँ। समीर माँ से बात करके अपने प्रयोगशाला में चला गया। चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे। उसने पर्दा हटाया तो सामने एक आधा बना हुआ रोबोट था। मैंने माँ की बहू को पूरी तरह से बना तो दिया है, पर ये नहीं समझ में आता इसको शक्ल किसकी दूं। माँ को पुरानी वहीदा रहमान बहुत पसंद है। चलो अच्छा है, चेहरा भी उसी का बना देता हूँ। बाकी तो वो सभी गुण मैंने इसमें डाल दिए हैं जो माँ को चाहिए। अब बस इसे चिप डालकर चार्ज करना है। माँ की इच्छा इस बार पूरी कर दूंगा। माँ हाथ में थाली लिए बहू के स्वागत में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसने अपनी कई नजदीकी रिश्तेदारों को भी बुला लिया था। तभी
कार की आवाज आने लगी। सभी लोग दरवाजे की तरफ भागे। अनिकेत अपनी पत्नी के साथ नीचे उतर रहा था। लो, आ गई मेरी बहू। मेरे बेटे ने मेरी लाज रख ली। अब और देर ना करो। माँ बहू के पास गई और उसे आरती करके घर के अंदर ले आई। उसने बहू को ड्राइंग रूम में बैठा दिया और औरतों से बोली, तुम लोग जल्दी जल्दी मुंह दिखाई कर लो, फिर बहू को आराम के लिए भेज देंगे। चलो कंचन, तुम लड़के की बुआ हो, सबसे पहले तुम मुंह देखो। अरे भाभी, तुम्हारी बहू तो चांद का टुकड़ा है, बिल्कुल वहीदा रहमान की तरह लग रही है। अब इस जमाने में कहाँ मिलेगी वहीदा रहमान। लंबे बाल, चेहरे पे शर्म, कपड़े पहनने का सलीका और उसकी छोटी सी निकले घुंघराले जुल्फे। रुक, देखती हो। माँ ने भी घूंघट उठाकर बहू को देखा और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहू बिल्कुल वहीदा रहमान की तरह थी, बिल्कुल वैसी जैसा वो चाहती थी। बहू ने उठकर उनके पैर छू लिए और बोली, प्रणाम। 15 मिनट बाद नाश्ते का समय हो जाएगा। आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगी? अभी ये टाइम आपके पैर दबाने का है। बहू ने बिना कुछ सोचे समझे माँ को गोदी में उठाया और सोफे पर लिटा दिया और उनके पैर दबाने लगी। बाकी सारे रिश्तेदार ये देखकर हंसने लगे और बिना नाश्ता ही चले गए। बहू, ये क्या बदतमीजी है? तभी रिश्तेदारों के सामने तूने मेरा नाक कटा दी। क्या तेरे माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है? मेरे माँ बाप नहीं है, ये आपकी दवा लेने का समय है, आप इंतजार करें। वो रोबोट की तरह चलती हुई माँ के कमरे में गई और दवाइयाँ लेकर आ गई। उसने माँ को पानी दिया और बोली, 15 मिनट योग का है, आइए योगाभ्यास करिए। आधा घंटा योग करने के बाद मैं आपको खाना खिलाऊंगी और फिर आप आराम करेंगी। अरे तूने ये क्या बकवास लगा रखी है? ना जाने समीर किस मुसीबत को घर ले आया है। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। सोचा था एक बहू आएगी तो उसके साथ मिलकर पूरे घर को सजा दूंगी, लेकिन ये तो हर काम घड़ी की नोक पर कर रही है। बहू ने ड्राइंग रूम का सारा फर्नीचर उठाकर बाहर आंगन में रख दिया और बोली, माँ, ड्राइंग रूम साफ कर दिया है, बातों का समय हो गया है, आइए हम 30 मिनट बातें करते हैं। अरे तूने ये क्या किया? इतने भारी भारी सोफे और दीवान उठाकर एक के ऊपर एक रख दिया। तू औरत है या पहलवान? हे भगवान, ये सब वापस कैसे रखा जाएगा? आप बातें नहीं करना चाहती तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। अब ये आपका आराम का समय है। क्या? अभी तो सारा काम पड़ा हुआ है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, वॉशिंग मशीन में भी कपड़े पड़े हुए हैं। सुबह से रसोई में जाने का मौका भी नहीं मिला। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। आराम के लिए वक्त कहाँ? ये आपका आराम का समय है, आप चुपचाप सो जाइए। बहू ने माँ को हाथों में उठाकर कमरे के अंदर बेड पर लेटा दिया और कमरे से बाहर चली गई। थकी हारी माँ बेड पर लेटने के कारण गहरी नींद में सो गई। वैसे भी उसे ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 30 मिनट के बाद बहू ने दरवाजा खोल दिया और बोली, माँ जी, खाने का समय हो गया है और सभी काम पूरे हो चुके हैं, आइए आप खाना खा लीजिए। अरे कमरे में गए हुए मुझे सिर्फ आधा घंटा हुआ है। अरे ये तो सारा काम पूरा हो गया। रूम का फर्नीचर अपनी जगह पहुँच गया, कपड़े भी बाहर सूख रहे, पूजा का दीपक भी जला हुआ है, किचन भी साफ है। अच्छा खाना खिला, बहुत भूख लग रही है। आप क्या खाना पसंद करेंगे? आप जो भी खाना चाहती है उसका ऑर्डर दे, आपको 5 मिनट में खाना मिल जाएगा। 5 मिनट में? अरे तो इंसान है या रोबोट? चल ठीक है, देखती हूँ 5 मिनट में खाना कैसे देती है। ज्यादा नहीं, बस बैंगन का भरता और गरम गरम रोटी, इतना ही। बहू रोबोट की तरह चलती हुई अंदर गई। माँ ने हैरानी से किचन की खिड़की से अंदर झांका तो उनकी चीख निकल गई। उनकी बहू हवा की स्पीड में उधर दौड़ती हुई काम कर रही और मात्र 5 मिनट में
खाना रेडी करके वो टेबल पर पहुंच गई। हे राम, ये इंसान है या चुड़ैल? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या मुझे कुछ गलत दिख रहा है। खाना रेडी है माँ। तूने खाना तैयार कर लिया? अरे तू इतनी तेज कैसे चल रही थी और ये रोटियां इतनी छोटी क्यों बनाई है? माँ जी के ये कहते ही बहू हवा की गति से किचन में चली गई और वापस आई। उसके हाथ में 24 इंच 6 डायामीटर की बड़ी सी रोटी थी। माँ के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बहू, आज शर्मा जी के यहाँ कीर्तन है, तुझे भी बुलाया है। अच्छी तरह से तैयार हो जाना और सबके पैर छूना। नोटेड। आप किस प्रदेश की तरह मुझे तैयार करवाना चाहती है? अरे तूने ये क्या लगा रखा है? क्या मैं कहूँ कि मद्रासी बहुओं की तरह तैयार होना तो हो जाएगी? पगली, इतनी आज्ञाकारी ना बन। चल तैयार हो जा। पलक झपकते ही बहू कमरे से बाहर आई। उसने ऊपर से नीचे तक मद्रासी बहू के गेटअप में थी। हे भगवान, ये क्या भेष बनाया है? पर अब टाइम नहीं है, मेरी कमर में दर्द है। चल चल जल्दी करे, कीर्तन शुरू हो गया होगा। काश हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाएं। अचानक उन्हें लगता है जैसे वो हवा में उड़ रही है। पलक झपकते ही वो शर्मा जी के घर पहुँच जाती है। सब उनकी बहू को देख हैरान हो जाते हैं और उससे भी गाना गाने को कहते हैं। मेरे सिस्टम में डिवोशनल गाने नहीं हैं। आप चाहे तो मैं पंजाबी सॉन्ग्स लगा सकती हूँ। सब सर हिलाते हैं और अचानक 80 नाल रहोगे तो ऐश करोगे गाना बजने लगता है। सब हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर घंटी बजी और बहू दरवाजा खोलने के लिए चली गई। बाहर बंदूक लिए 3 चोर खड़े थे। आप लोग कौन हैं और आपको किससे मिलना है? इतनी मोटी मोटी सोने की चेन, वाह। चलो अपना सारा सोने का गहना उतार कर हमें दे दो, हम सब चोर हैं। अरे ओ बुढ़िया, तू वहाँ बैठे क्या कर रही है? अपने सोने के कंगन उतार दे वरना बंदूक से उड़ा देंगे। हाँ, आप सब भी अपने अपने गहने उतार दीजिए। माँ चीखी, अरे ये तो चोर है, भगवान हमें बचाओ। ये सुनते ही बहू बाहर निकल के एक बटन दबाती है। उसके हाथ में लगे हथियार बाहर आ जाते हैं और ये देखते ही चोर भाग जाते हैं। माँ बहू के पीछे आती है, लेकिन अचानक बहू नीचे गिर पड़ी और बोली, माँ जी, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। आप कृपया मेरे गले मिलने लगे हुए हैं, पोर्ट में फोन का चार्जर लगाकर मुझे चार्ज करें। और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। कोई कुछ देख नहीं पाता, लेकिन माँ को सारी बात समझ में आ गई और वो बहू को सबकी सहायता से घर ले आती है और बहू के गले में बने चार्जिंग पोर्ट में चार्जर लगाकर हंसने लगी। अरे नालायक, बहू के बदले मेरे लिए रोबोट ले आया, लेकिन तुझे पता है तूने मेरी नाक रख ली। मेरी बहू सारी बहुओं से अच्छी है। अरे सास बहू की लड़ाई का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, मेरी हर बात मानती है। मुझे मेरी बहू पसंद है। चारों तरफ बहू की बहादुरी की चर्चा होने लगती है।